और साथ में कुछ मतलब डिफरेंसेस भी हैं। तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स, रिजेम्बलेंस कैसे वो रिजेम्बल कर रहा है उनको, कौन सी हरकतें उसकी मैच कर रही है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? रिजेम्बलेंस विद यस सर। एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ क्या रिजेम्बलेंस है? वही सिंपल सी बात है, बाहर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के भी बाकियों के भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो ये सब इसकी कुछ रिजेम्बलेंस हैं हमारे एल्कली मेटल्स के साथ। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट है रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। Both H and alkali metals have one electron. Both have one electron. Electropositive nature. Valency and oxidation state. दोनों ही हमारे हाइड्रोजन भी H प्लस बन सकता है। हालांकि ऑब्वियसली आसान नहीं है। आसान किसके लिए है केटायन बनाना? एल्कली मेटल्स के लिए। बट देखा गया है ना, पॉसिबिलिटी है तो रिजेम्बलेंस है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? एक जैसे कंपाउंड बना रहे हैं, Cl के साथ HCl बन रहा है, NaCl बन रहा है। So there are some resemblance with alkali metals and some differences as well. कुछ डिफरेंसेस भी। इस तरह से हम इसकी पोजीशन को डिबेटेबल प्रूव करेंगे कि कुछ हरकतें इसकी मैच कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो कहाँ रखें इसको। इसलिए हमने इसको अलग से पढ़ा। डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा बच्चों की? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहे हैं दोनों, H प्लस बना रहे हैं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन की। ठीक है, कोई कुछ बोलते नहीं रहा, कोई डाउट पूछते रहना भाई, है ना? Alkali metals are metals, hydrogen is a non-metal. Can you take it up? आप कुछ बोल रहे हैं? Sir, I just started noting from anomalous position of hydrogen. So can you take it up? इसके ऊपर कुछ नहीं है, हाइड्रोजन चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बस यहीं से एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सही है। Okay, sir.
तो बच्चों ये थोड़ा सा इसका चैप्टर का है ना बोरिंग पार्ट है कि थ्योरी थ्योरी आपको थोड़ा सा समझ नहीं याद रखना। बस एक बार रीडिंग मार लो, सब कुछ समझ में आता है। ऑब्वियस सी बातें हैं कि भाई कुछ हरकतें ये एल्कली मेटल्स के साथ के जैसे दिखा रहा है और कुछ उनसे डिफरेंसेस भी दिखा रहा है। ऑलराइट, ऐसे ही हम लिखेंगे रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी कुछ रिजेम्बलेंस होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। क्लियर है समझ आ रहा है सबको? ठीक, तो H2 इज डायटोमिक व्हाइल एल्कली मेटल्स आर मोनोटोमिक। ये सब कुछ डिफरेंस हो गए एल्कली मेटल्स के साथ। इसलिए इसकी पोजीशन डिबेटेबल है, ना इसको एल्कली मेटल्स के साथ रख सकते, ना इसको हेलोजन के साथ रख सकते। हम कैसे ग्रुप वाइज ग्रुप में क्यों रखते हैं? जब जो एक जैसी हरकतें दिखाते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी कोई पोजीशन नहीं है, इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोजन अलग, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरह से हम पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप याद रख सकते हो, ऑक्साइड्स ऑफ alkali metals are basic. Metal oxides are obviously basic, highly basic होते हैं। Na2O, पोटेशियम, while हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? वाटर, while H2O is न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल है। So first of all, there are some resemblance with alkali metals and differences with alkali metals. Moving forward, similarly, next आ जाएगा resemblance with halogens. Halogens क्या होते हैं हमारे? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर से यहाँ पे रिजेम्बलेंस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन की अलग ही कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी इसका, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब जो भी हो रहा है खत्म हो रही है वो शेल, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे भी उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो रहा है। तो हेलोजेंस और इसको हाइड्रोजन को दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा है हाइड्रोजन की भी, जैसे हेलोजेंस की है। So IE of hydrogen is quite close to that of halogens. ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, रेडॉक्स में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक तो इसकी +1 और एक -1। बिल्कुल जैसे क्लोरीन का -1 है सोडियम के साथ, ऐसे हाइड्रोजन का भी -1 होगा। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन मेटल्स के साथ खुद -1 चला जाता है और मेटल्स प्लस में चले जाते हैं। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और रिजेम्बलेंस में आप रख सकते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल।
सारे के सारे ये H2Cl2 Br2 सब डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी एक रिजेम्बलेंस का पॉइंट हो गया। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ठीक है, हम ये पॉजिटिव पॉइंट्स प्रूव कर रहे हैं कि भाई क्यों हेलोजन हाइड्रोजन को हमने अलग से रखा है, बिकॉज सम प्रॉपर्टीज मैच विद हेलोजन and there are differences as well. Same goes with alkali metals as well. हेलोजेंस के ऑक्साइड ऑब्वियसली एसिडिक होंगे क्योंकि वो नॉन मेटल है, मतलब नॉन मेटल तो वैसे हाइड्रोजन भी है, बट इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। हाइड्रोजन का ऑक्साइड इज वाटर। Also halogen is, sorry, hydrogen is less electronegative. Than halogens. क्लियर है बच्चों सबको? तो ये सारे पॉइंट्स आ गए हमारे रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस के, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन को अलग से पढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और क्या क्या पढ़ना है हमने यहाँ पे? छोटी छोटी सी चीज है आइसोटोप्स हाइड्रोजन का। तीन आइसोटोप्स होते हैं, आपको बताइए, हाइड्रोजन के। प्रोटियम बोलते हैं पहले वाले को, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियसली ट्रीटियम में दो न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना, और एक प्रोटॉन होगा। सब मेनली किस में डिफर कर रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर कर रहे हैं। मास नंबर तो है ही ऑब्वियसली अलग सबका। इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन ड्यूटेरियम में, और हाइड्रोजन में, या सॉरी प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सो देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ट्रीटियम इज रेडियोएक्टिव। ऊपर का नोट कर लिया बच्चों सबने, किसी का मिस तो नहीं हुआ? तो कल ही हाँ। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और हम बाद में पढ़ेंगे D2O इज हैवी वाटर। D2O क्या बोलते हैं? हैवी वाटर।
जैसे जैसे मास बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, सारे पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं ना। मास बढ़ने से सारी चीजें वंडर वॉल अट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीजें ये सब बढ़ जाती हैं। समझ में आ रही बात है? ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की भी बात करेंगे तो एच और डी बॉन्ड में, ठीक है, ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, अंडरस्टूड एवरीवन। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ड्यूटेरियम। ठीक है ना, ये सारी बेसिक छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है अपने को। एनसीईआरटी वाले की पूरे टेबल वेबल बने हुए हैं, बट इतना भी इतना याद नहीं रखना हमने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूज होंगे वो याद कर लिए, बस बहुत है। इसके बाद बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पूछी जा चुकी हैं मेंस वगैरह में, एडवांस में पूछ लेते हैं कई बार रिएक्शंस को। ऑब्वियसली कुछ तो बहुत सिंपल है जो आप लोग पहले से जानते हो कि भाई है ना, लैब प्रिपरेशन या कोई भी है ना, कैसे भी मतलब मेटल को वाटर में, Na को वाटर के साथ, वैसे तो आग लग जाएगी Na और वाटर को मिलाओगे तो, बट हाइड्रोजन गैस मिलती है, रिलीज होती है। तो बेस प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मेटल हाइड्राइड भी अगर आप यूज करोगे, मेटल हाइड्राइड है ना, ये रिएक्शन कुछ आपको ओवरऑल हर जगह काम आएंगी केमिस्ट्री में, तो इनको ध्यान से समझना है कैसे देखना है अपने को। Na प्लस H माइनस, सोडियम हाइड्राइड है ना, तो Na पे जब +1 चार्ज होता है, H पे -1 होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। इस तरह से याद रखना हमेशा इस रिएक्शन को, जब भी H पे -1 आएगा है ना, हाइड्राइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस भी बन जाता है। H प्लस उड़ा देगा, इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस उड़ा देगा वाटर से, H आयन H माइनस NaH से और H प्लस वाटर से मिलके H2 बन जाएंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट व्हाट, NaOH। क्लियर है रिएक्शन? ठीक है। सोडियम हाइड्राइड आप लोगों के लिए थोड़ा सा नई हो सकती है, तो धीरे धीरे आपको यही सब है ना यूज करना सीखना है, रिएक्शन को खुद से बनाना, खुद से सोचना है कि भाई कैसे रिएक्शन बनेगी ये। H माइनस हाइड्राइड आयन, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, Na प्लस और OH माइनस जुड़ गए, तो आसान हो जाता है, फिर हमें याद नहीं करनी है, थोड़े से खुद से सोचनी है ये सब रिएक्शंस। ठीक है, तो लिखो इसको, बैलेंस करो, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर क्या बनेगा? तो सेम चीज बच्चों है ना, ये भी कैल्शियम हाइड्राइड है, ये भी H माइनस होगा यहाँ पे भी, तो 2 H माइनस है लेफ्ट में, तो राइट में भी हम है ना 2 H प्लस जुगाड़ेंगे, क्या जुगाड़ेंगे? 2 H प्लस। कैल्शियम के पास 2 OH जाएंगे, और कैल्शियम से दो दो H माइनस आए हैं, उसके पास 2 H प्लस गए, ऐसे, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, H माइनस और H प्लस मिलके H2 बन गई, ठीक है। ऑल राइट, और जो रिएक्शंस हैं एक आप जानते हो यार, सिंपल सी की भाई,
मेटल्स और एसिड है ना, ये आपने 10th में पढ़ी है कि मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सिंपल है ये भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अच्छा है, आप लोग सब है ना भयंकर भयंकर मार्क्स लाए हो 10th में, तो आपको ये सब तो आता ही होगा, याद होगा। ये सब रिएक्शंस आपके बाएं हाथ का खेल है। एक ये रिएक्शन आपने जो बहुत सारे बहुत पढ़ी है 10th क्लास में, मेटल्स विद बेस, तो एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक है ना। एम्फोटेरिक जो मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक में भी बताऊंगा मैं ये सब चीजें आपको, पी ब्लॉक में भी। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी। तो एल्यूमिनियम भी NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रिएक्शन आपने पढ़ी है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, समझ आ रही है। तो फिर जो सारी कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस है हाइड्रोजन की, तो ये सब कुछ बेसिक लैब प्रिपरेशन वगैरह है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको दो तीन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पहले भी शायद आपने पढ़ी होगी 10th में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोक प्लस स्टीम है ना, सुना है आपने, कोक प्लस स्टीम। कोक के ऊपर जब स्टीम पास कराते हैं, बड़ा लैग कर रहा है यार टैबलेट। तो 1000 डिग्री सेल्सियस या 1273 केल्विन पर क्या बन जाता है, वाटर गैस। सुना ही होगा आपने, CO प्लस H2। ऑलराइट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस बनती है। कलेक्टिवली मिक्सचर ऑफ दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। और क्या बोलते हैं इसको, सिन गैस, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। फिर हमसे सबको रिएक्शन, ठीक है, वाटर गैस ऑल्सो नोन एज सिन गैस और सिंथेसिस गैस।
इनफैक्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एनी हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, उसको जब हम स्टीम पे पास कराते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, है ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो भी क्या होता है, CO+3H2। CO+3H2 इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगेन सेम CO और H2 के मिक्सचर को फिर से वाटर गैस बोलते हैं। समझ आ रही है बच्चों? ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, सीधे सीधे आप जानते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ये सब आपने 10th में पढ़ाई है। क्लियर एवरीवन? तो जो ये सब बोरिंग बोरिंग चीजें आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ऑल दीज, इन सबसे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, सब जाग रहे हैं, सोया तो नहीं कोई प्रिपरेशन? क्लियर है यहाँ तक? डाउट? और कोई डाउट बच्चों, किसी को टेस्ट वेस्ट कैसे हो सकता है, टेस्ट से कोई डाउट? नहीं? सर ट्यूशन वाला टेस्ट सर। हाँ, सर एक सेकंड सर। सर सर 2 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 6। 2 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 6 सर, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट। एक सेकंड में, पेपर कहाँ है, पेपर, पेपर मेरे पास ग्रुप पे भेजा था क्या मैम ने यार? नहीं ना? मिल गया। तो 2 मार्कर का क्वेश्चन नंबर 6, wavelength of an electron revolving in third orbit of b plus 3x radius of first। अच्छा, अरे भाई तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें वो वेवलेंथ निकालने का सबसे बढ़िया जुगाड़ मैंने आपको बताया था कि क्या, आप वो नंबर ऑफ वेव्स के इक्वल रख दो, है ना? याद है थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनती हैं? 3। ओके, तो B+3 के थर्ड ऑर्बिट का वेवलेंथ आपको दे रखा है x। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स बनती हैं,
रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये आपको x का वैल्यू दे रखा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको x दे रखी है। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम बताना है। ओके, ठीक है। किसने पूछे डाउट ये? हर्षिमरत? यस सर। हर्षिमरत समझ आया ये मैंने क्या किया? यस पता सर, कोई डाउट आपने इसमें वेवलेंथ है? को नंबर ऑफ वेव्स के इक्वल ले लिया। हाँ, है ना। यस 3 सर। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, बता था ना, ये सबसे अच्छा तरीका है रेडियस निकालने का। तो रेडियस ऑफ, यहाँ से तेरा रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा BE+3 का। अंडरस्टूड? हमें यस आंसर x के टर्म्स में निकालना है ना यार, किसके टर्म्स में निकालना है? x के टर्म्स में। ऑलराइट, बताओ यहाँ तक क्लियर है? बस अब एक बार रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन आ गया 3x/2 पाई, और अपने को निकालना है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो वो तेरे को पता है 0.529 होता है, तो अगर मैं उसको 0.529 ना लिख के a लिखूं, तो a × n² / z, है ना। समझ आ रहा है? 0.529 n²/z, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n²/z। यार ये बड़ा हैंग कर रहा है मेरा टैबलेट आज, ठीक है। हर्षिमरत बता, यस इसको सर। मैं किसके इक्वल रख दूं? 3x/2 पाई के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, सब लोग देख लो इसको। यहाँ से अब मेरे को क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है। अंडरस्टूड? बस अब हम क्या करेंगे, n कितना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ, है ना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम के लिए z कितना होता है? 4। ये मैं ऐसे अटक अटक लिख नहीं रहा हूँ, मुझे मेरा पेन टैबलेट ना थोड़ा हैंग कर रहा है। ऐसे हम करना, मैं सोचना कि मैं ऐसे हल्का हल्का लिख रहेगा, टाइम पास कर रहा हूँ, ये कुछ हैंग सा कर रहा है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे में तो इसमें आ जाएगा आंसर की, कितना आएगा ये? a का वैल्यू तेरा 2x/3 पाई। बताओ भाई, सुना है? ये तो एकदम, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। गलती से यहाँ पे डल गया, ठीक है। बताओ जो सुना है सबको, क्लियर है? ऋषित सुनाए, रौनक? यस सर। और कोई डाउट समझ बता, इसमें पेपर में और तो सब इजी लग रहे हैं। सर और कोई डाउट नहीं था। और कोई डाउट नहीं? ओके, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसमें हमें क्या गिवन था? वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ B+3 इज x, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन थी थर्ड ऑर्बिट में x, तो वो मैंने 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वहां से तेरा वो वहां से अपना रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आ गया 3x/2 पाई x के टर्म्स में। अच्छा, ये x इज इक्वल टू बताना है हमने, है ना, x इज इक्वल टू बताना है, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने आपको बताई ना 0.529 एंगस्ट्रॉम है, तो a इज इक्वल टू आ गया 2x/3 पाई, तो a इज इक्वल टू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। याद है सबको? फॉर्मूले में क्या रखते थे? 0.529 n²/z, तो मैं a की जगह 0.529 रखूंगा, 0.529 n²/z इज इक्वल टू 3x/2 पाई। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है यस। हरसिमरत, समझ आ गई बात? ओके। ठीक है, तो और उसके अलावा रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन हो गया हमारा हाइड्रोजन का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में इसके कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, याद रखते हैं।
तो हाइड्रोजन एक तो ठीक ठाक स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना, हाई टेम्परेचर पे आके रिएक्टिव बनता है। क्यों? जिसकी भी बॉन्ड एनर्जी, जहां पर भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ ज्यादा होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, बॉन्डिंग में कभी भी बॉन्ड एनर्जी की बात करें हम, तो बॉन्ड जितना छोटा रहता है जनरली उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ना। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल होता है, बड़ी स्टिक है ना, बड़ी स्टिक होगी उसको आप इजीली तोड़ पाओगे, छोटी स्टिक होगी उसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगती है। समझ आ रहा है फंडा? तो छोटी बॉन्ड लेंथ तोड़ना मुश्किल रहता है, उसकी हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है, ठीक है। तो H2 हैज हाई बॉन्ड एनर्जी। So it is quite stable at room temperature. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे काफी डिसेंटली स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट कराने के लिए पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो रिएक्शन कब होती है? जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। ये सब आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी समझोगे। क्लियर है एवरीवन? तो इसको बच्चों रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ भी हाइड्राइड बनाना है, हीट करना पड़ेगा। ट्राइंगल मतलब हीट। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स में आपको पता है हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्राइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये उसूल है। जब भी एनायन बनता है तो आइड लगता है। क्या लगता है? आइड। नाइट्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड, नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस तरह से। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, तो H2 + O2 तो जानते हो आप। सेवन 700 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये रिएक्शन बच्चों 773 केल्विन पर भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। आयरन कैटलिस्ट होता है। ये सब हम है ना 12th में भी ये चीज पढ़ते हैं, ये सब पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ पे 12th में भी। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है अच्छा खासा। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, नॉन रिएक्टिव, तभी तो नेचर में इतना सारा प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? अच्छी खासी होगी, बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी होती है नाइट्रोजन की भी, इसलिए बहुत कम रिएक्टिव होता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होती है। क्लियर एवरीवन? एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपकी हेलोजेंस की है, वैसे 12th में भी आती है, बट यहाँ पर भी पूछ लेते हैं जनरली, याद रखना है आपको। हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन हेलोजेंस के साथ, फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिना सनलाइट के भी, डार्क अंधेरे में भी हो जाती है, बिना सनलाइट के भी, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। समझना इसको कि रिएक्टिविटी कैसे, रिएक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ कैसे कंडीशंस चेंज हो रही है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। H nu
फोटोन की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ब्रोमीन के साथ सेम रिएक्शन होती है 673 केल्विन पे। ठीक है, और आयोडीन के साथ 673 केल्विन के साथ साथ कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। क्या है इसका मतलब कि रिएक्टिविटी घट रही है। क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, यार क्या कर रहा है सर ये पीटी क्या चीज़ होती है? प्लेटिनम कैटलिस्ट। पीटी इज प्लेटिनम कैटलिस्ट। ओके सर। क्लियर हो इतना? ठीक है, समझ आगे बात। एक रिएक्शन आपकी आपने इसकी वहां पे पढ़ी है 10th में मेरे ख्याल से, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है, वनस्पति घी और ये वो, है ना। तो याद रखो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिर निकल प्लेटिनम ये सब कैटलिस्ट होते हैं। निकल प्लेटिनम पैलेडियम इनमें से कोई भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जनरली हाइड्रोजन की रिएक्शन के लिए। निकल या प्लेटिनम पीटी या पैलेडियम पीडी। अंडरस्टूड। हाइड्रोजिनेशन एच एच ऐड हो जाता था इसमें, आपने ये पढ़ी है 10th क्लास में, एल्कीन से एल्केन बन गया, एल्काइन से भी एल्केन बन जाता है ना। ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ेंगे ये सब 11th में ही आपके। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो ये सब कुछ आपको कुछ थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन वगैरह इसकी ध्यान रखनी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछ लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की दो फॉर्म्स देखी गई हैं, ध्यान रखना है आपको। H2 की दो फॉर्म्स देखी गई हैं, ऑर्थो और पैरा। H2 दो हाइड्रोजन से बना है। दोनों हाइड्रोजन में आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक, तो जो दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं उनका स्पिन देखा गया है, एक केस में दोनों का स्पिन एक डायरेक्शन में होता है। स्पिन ऑफ बोथ न्यूक्लियस या बोथ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है यहाँ पे, तो स्पिन ऑफ बोथ न्यूक्लियस या प्रोटॉन इज इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि उनका न्यूक्लियस का स्पिन किस डायरेक्शन में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। तो ऐसा देखा गया है कि दोनों केसेस देखे गए हैं। एक केस ये देखा गया है कि दोनों न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, और एक ये केस देखा गया है कि दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसे हाइड्रोजन देखे गए हैं, हैव बीन ऑब्जर्व्ड, याद रखना है आपको। एक में दोनों न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में, और एक में दोनों न्यूक्लियस का स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट वाले को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, याद रखना है, ये स्कूल में पूछ सकते हैं, हर जगह पूछते हैं कि डिफरेंशिएट करो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में। when spin of both nucleus is in same direction, बेकार होता है different direction। फिर उसको याद रहेगा, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोजन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन मिलता है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। ऑर्थो इज लेस स्टेबल, तो वो हाई टेम्परेचर पे मिलता है क्योंकि उसमें स्पिन जो है सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट स्पिन वाला एक दूसरे को स्पिन जो है कैंसिल कर देंगे, वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रहेगा। तो पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, so at low temperature para is predominantly predominantly found while at high temperature
ऑर्थो इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सर इस पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं एप्लीकेबल? कौन सी प्रिंसिपल? सर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सर इसमें दोनों सेम स्पिन है। हर्षमृत वो तो थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये वो है, ये न्यूक्लियस है सॉरी सर, सॉरी सर। है ना? हाँ, यस वो सर। कोई बात नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, है ना? ये कंफ्यूजन होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट ये न्यूक्लियस स्पिन है, तो ऐसे दो फॉर्म में पाया गया है ये। ठीक है, न्यूक्लियस स्पिन किसी डायरेक्शन में हो सकता है, ये दो टाइप के हाइड्रोजन पाए गए हैं। ऑलराइट, ओके सर। ठीक है बच्चों ना, तो ये सारी चीजें हमें इसमें चैप्टर में पता होनी चाहिए। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। एक लास्ट आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई, नहीं बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इस चैप्टर में याद रखनी है, और मेन जो मैंने बता दिया आपको कि भाई वो क्या है, हार्डनेस और H2O2, और उसके हमने टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस अभी करने हैं रेडॉक्स के बाद। रेडॉक्स में भी करेंगे, रेडॉक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे उसमें काफी सारी चीजें हमें सीखनी है, एन फैक्टर वगैरह भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइड्रोजन चैप्टर बस थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना? इसको आपको अच्छे से बस याद करना है स्कूल वगैरह के लिए। ठीक है, फिर हम रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और रेडॉक्स के बाद वही ऑर्गेनिक। और किसी का कोई चेंज तो नहीं आया ना, किसी के स्कूल वगैरह कुछ कोई और कोई चैप्टर तो नहीं स्टार्ट हुआ ना? बताते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स भी छोटा है, ऑर्गेनिक में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक तो पूरा हमें डिटेल में ना करना पड़ेगा, उसमें तो 1 महीना मान के चलो, ऑर्गेनिक में डिटेल में 1 महीना लगेगा। क्लियर है everyone? ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा ये जल्दी छोड़ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अपने लैपटॉप को रीबूट करता हूँ फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।